दोस्तों, इस महीने के स्टार्टिंग डेज में हमारे कंट्री में एक G20 कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक तरफ तो पूरी दुनिया हमारे साथ रिलेशंस अच्छे रखना चाहती है, पूरी दुनिया हमारे साथ ट्रेड करना चाहती है क्योंकि इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। इसके हिसाब से तो हमारे कनाडा के साथ रिलेशनशिप सबसे अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कैनेडियन सिटीजन जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, उनके असैसिनेशन के पीछे। इस इंसान को कनाडा गवर्नमेंट अपना सिटीजन बताती है और इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाती है कि इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्लान्ड ऑपरेशन किया और हमारे इस सिटीजन को हमारे सॉइल के ऊपर असैसिनेट किया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर को जब इसी मिशन के दौरान अरेस्ट किया गया, तब उन लोगों को पता चला कि हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक मेंबर है। अब आप जरा समझ लीजिए कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल है क्या। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1978 में फॉर्म हुआ था बाय तलविंदर सिंह परमार। तलविंदर सिंह परमार ये वही इंसान है जिसके अंदर ये इल्ज़ाम है कि उसने 2 इंडियन पंजाब पुलिस ऑफिसर्स को मारकर कनाडा भाग गया था। उसने यार 1978 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना की थी और इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो किसी न किसी तरीके से इंडिया से एक ऐसा कंट्री निकालना चाहता है जिसे खालिस्तान कहा जा सके और सिख लोगों के लिए एक अलग कंट्री की स्थापना करवाई जा सके। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरी तरीके से वायलेंट मीन्स को फॉलो करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्टिंग, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व हैं। मतलब ये लोग बहुत सारे डिफरेंट वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कनाडा, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब दिया है। अगर आप इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला नाम अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा तो वो बब्बर खालसा ही होगी। वहीं पे अगर आप कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको बब्बर खालसा इंटरनेशनल एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। अगर आप इंटरपोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको करमवीर सिंह नाम का एक इंसान मिलेगा जो कि इसी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक मेंबर है। फिलहाल उसके ऊपर एक इंटरपोल नोटिस जारी किया गया है और उसके ऊपर इनाम है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मारे जाने पर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक जानी मानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आंडू पांडू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कुछ इस तरीके से हुई थी कि 1978 में जब निरंकारीस और बंडरे सिंह झिंडरावाले के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। अबे निरंकारीस कौन थे? निरंकारीस वो सिख लोग थे जो कि ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म में बिलीव नहीं करते थे, मतलब एक्सट्रीम सिखिज्म को नहीं मानते थे। जनरल सिंह भिंडरावाले इन निरंकारीस को रियल सिख नहीं मानते थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और 16 लोग मारे गए, जिसमें से 13 लोग जनरल सिंह भिंडरावाले के लोग थे और 3 लोग इन्हीं निरंकारी लोगों में से कोई थे। और बाद में जनरल सिंह भिंडरावाले के जो लोग बाकी बचे हुए फॉलोअर्स थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसका नाम उन्होंने बब्बर खालसा इंटरनेशनल रखा और इस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना हुई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स के इल्जाम भी लग चुके हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस अटैक है 1985 का एयर इंडिया कनिष्का बॉम्ब ब्लास्टिंग अटैक। इसमें क्या हुआ था कि एयर इंडिया का एक फ्लाइट था जो कि कनाडा से मुंबई आने वाला था, मतलब कि इंडिया आने वाला था। उस फ्लाइट में बॉम्ब रखा गया था बाय बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इस फ्लाइट में जब ब्लास्ट हुआ तो लगभग 329 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से ज़्यादातर लोग कैनेडियन थे। इनके ऊपर और भी इल्ज़ाम है, जिसमें से सेकंड सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये आता है कि उन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गोविंद राम की बॉम्ब ब्लास्ट में मारकर हत्या कर दी। ये बॉम्ब ब्लास्ट कुछ अलग तरीके से किया गया था क्योंकि 75th बटालियन की जो हेडक्वार्टर्स था जलंधर में, वहाँ पर बॉम्ब प्लेस किया गया था और बॉम्ब को प्लेस किया गया था उनके कूलर के अंदर। और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसमें गोविंद राम के साथ साथ 2 और ऑफिसर्स का डेथ हो गया। और लोग तो ये भी बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ था कि सेकंड फ्लोर तो पूरा उड़ गया था और फर्स्ट फ्लोर में खड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां थी वो सब भी फूट फाट गई थी, इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट पूरी हरकत में
आ गई और उनको समझ में आ गया कि उन्हें अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को रोकना है तो उन्हें तलविंदर सिंह परमार को मारना ही पड़ेगा। तलविंदर सिंह परमार जो कि कनाडा में जाके छुप बैठा था, लेकिन फाइनली ईयर 1992 में तलविंदर सिंह परमार जब इंडिया आया तो उसे पंजाब पुलिस ने धर दबोचा और उसे गोली मारकर उसकी इनकाउंटर में हत्या कर दी। इसी इनकाउंटर के दौरान तलविंदर सिंह परमार के साथ 6 और लोग भी मारे गए। फाइनली बाबर खालसा इंटरनेशनल ने अपने लीडर तलविंदर सिंह परमार के हत्या के बलदे में पंजाब के सीएम विनीत सिंह को ईयर 1995 में असैसिनेट कर दिया। तो ये थी बाबर खालसा इंटरनेशनल की पूरी हिस्ट्री। अब आपको समझ में आएगा कि हरदीप सिंह निज्जर को अरेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि वो इतनी खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के ही जलंधर शहर में रहा करता था। ईयर 1995 में जब हरदीप सिंह निज्जर को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया था तब वो लोगों को वहां पैसा खिलाकर या फिर धोखा देकर वहां से भाग निकला था और ईयर 1997 में वो कनाडा पहुंचा। कनाडा जब वो पहुंचा तो उसके पास एक नकली पासपोर्ट मौजूद था जिसमें उसका नाम रवि शर्मा मेंशन था और उसने कैनेडियन गवर्नमेंट से रेफ्यूजी सिटीजनशिप की मांग की। रेफ्यूजी सिटीजनशिप वो होती है जिसमें एक सिटीजन दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से मांग करता है कि उसे वहाँ पे रहने की इजाज़त मिले, उसे उस कंट्री की सिटीजनशिप मिले, क्योंकि उसके खुद के कंट्री में उसकी सेफ्टी पूरी तरीके से एश्योर्ड नहीं है, मतलब उसके खुद के जान का खतरा है उसकी खुद की कंट्री में, उसके खुद के गवर्नमेंट से। तो इस केस में वो इंसान दूसरे कंट्री से रेफ्यूजी सिटीजनशिप की मांग करता है। हरदीप सिंह निज्जर ने भी कनाडा गवर्नमेंट से सेम मांग की। उसने बताया कि किस तरीके से 1995 में इंडियन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और उसे टॉर्चर भी किया था। अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए निज्जर ने अपना एक लेटर दिखाया जो कि उसे उसी डॉक्टर ने दिया था जिसने उसका ट्रीटमेंट किया था टॉर्चर होने के बाद। लेकिन उस लेटर में बहुत सारे ऐसे सस्पिशियस चीजें मौजूद थी जिसकी वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने उसके इस लेटर के ऊपर बिलीव नहीं किया और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर जो भी कह रहा है ये बिल्कुल झूठ है। तब निज्जर ने कनाडा के एक वुमन से शादी की ताकि उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिल सके और उसने कनाडा के ऑफिशियल्स को अपने शादी के फोटोज और अपने शादी का इनविटेशन कार्ड ये सारी चीजें दिखाई। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने इसे मैरिज फॉर कन्वीनियंस का नाम देकर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सडनली 2007 में हरदीप सिंह निज्जर को सिटीजनशिप मिल जाती है कनाडा की और कनाडा गवर्नमेंट ने ये बताने से मना कर दिया है कि किस तरीके से या फिर किस बेसिस पे उसे ये सिटीजनशिप मिली है। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के एक ब्रिटिश कोलंबिया नामक की जगह पर रहता था और उसने कनाडा में अपना प्लम्बिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया था और उसके 2 बच्चे भी थे। हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट भी था, एज वेल एज वो लीडर भी था सिख फॉर जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि फाइट करती थी सिख के जस्टिस के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और सिख फॉर जस्टिस का ही लीडर था हरदीप सिंह निज्जर। ईयर 2012 में हरदीप सिंह निज्जर ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बहुत सारे सिख लोगों के सिग्नेचर्स को भी सबमिट किया था। उसने बताया था कि किस तरीके से ईयर 1982 में एंटी सिख राइट्स जो हुए थे ये एक जेनोसाइड था, मतलब ये एक प्लान्ड असैसिनेशन था जो कि सिखिज्म रिलीजन के ऊपर किया गया था। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्टर था वो कितना पीसफुल था। सबसे पहली बार तो इन द अर्ली 20s हरदीप सिंह निज्जर का नाम बाबर खालसा इंटरनेशनल के साथ जोड़ा गया जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हरदीप सिंह निज्जर का नाम उभर के आता है ईयर 2007 के श्रीनगर सिनेमा हॉल बॉम्ब ब्लास्ट में। इस बॉम्ब ब्लास्ट में होता क्या है कि लुधियाना के एक छोटे से सिनेमा हॉल जिसका नाम श्रीनगर सिनेमा हॉल था, वहां पर ईद के फेस्टिवल के दिन एक पिक्चर चल रही थी जिसका नाम था जन्म जन्म के साथ, जो कि एक भोजपुरी पिक्चर थी। इस पिक्चर के दौरान हॉल पूरी तरीके से फुल था और लोग बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे पिक्चर देख रहे थे। लेकिन सडनली जैसे ही पिक्चर का इंटरवल होता है और जब लोग वापस क्या बोलते हैं इस शो को कंटिन्यू करने आते हैं तब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 4 लोगों की हत्या हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये जो 4 लोग जो मारे गए थे ये यूपी के एक माइग्रेंट वर्कर्स थे और बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ था उसे 3rd रो में प्लेस किया गया था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। पूछताछ के दौरान उनको ये बात पता चली कि हरदीप सिंह निज्जर नाम का भी एक इंसान था जो कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में मेन मास्टरमाइंड था। हरदीप सिंह निज्जर का जब इस केस में नाम बाहर आता है तो सिख फॉर जस्टिस के एक लीगल एडवाइजर और एक पब्लिक स्पीकर जिनका नाम था गुप्तवंत सिंह पन्नू, ये सामने आकर बोलते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत हैं। और मैं आपको बता दूं कि गुप्तवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के एक लीगल स्पीकर हैं और एक लीगल एडवाइजर हैं। अभी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन्हें एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का खिताब दिया है, मतलब इन्हें एक इंटरनेशनल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया है और इंटरपोल से रिक्वेस्ट की है कि इनके नाम पे भी एक रेड नोटिस निकाला जाए ताकि इनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाए। फाइनली इस केस में नाम आने के बाद हरप्रीत सिंह निज्जर ईयर 2011 में खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर बनता है और इसके लीडर जगतार सिंह तारा
जो कि पाकिस्तान में रहते थे और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, उनसे मिलने पाकिस्तान भी जाता है। और पाकिस्तान में वो सारे के सारे गोली चलाना, बॉम्ब ब्लास्ट करना और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जब इंटरपोल को हरदीप सिंह के इस स्टेप के बारे में पता चलता है तो इंटरपोल 2014 में हरदीप सिंह निज्जर के नाम पर एक इंटरपोल का सबसे पहला नोटिस निकालती है, इंटरपोल रेड नोटिस निकालती है, जिसमें मेंशन होता है कि हरदीप सिंह निज्जर को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा सके और उनके ऊपर एक लीगल एक्शन ली जा सके। फाइनली 2015 में फिर से इंडियन गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट को बोलती है कि हरदीप सिंह निज्जर को आप सर्विलेंस में रखो, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इंडिया में आर्म्स और एम्यूनेशन को सप्लाई करता है बाय यूजिंग पैराग्लाइडर। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर स्ट्रेट मना कर देता है, अपने इस एलिगेशन से स्ट्रेट नकार देता है। वो ये कहता है कि इंडिया गवर्नमेंट जानबूझ के उसका नाम उछाल रही है और इन केसेस में फंसा रही है, और जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं पैराग्लाइडर की मदद से आर्म्स एंड एम्यूनेशन को इंडिया में सप्लाई करता हूँ, ये बुरी तरीके से एक गलत इल्ज़ाम है और ये एक बॉलीवुड मूवी का प्लॉट लग रहा है। यहाँ तक कि 2018 में जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया में टूर के लिए आए थे, तब हमारे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने उनको एक लिस्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने सारे के सारे टेररिस्ट लोगों के नाम मेंशन किए थे, जिसमें से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इस लिस्ट के मिलने के जस्ट बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्शन के नाम पर सिर्फ 24 घंटे के लिए हरदीप सिंह निज्जर को अपने पुलिस कस्टडी में रखा था और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए, कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाए और 24 घंटे के अंदर उसको फिर से फ्री कर दिया। अब हम लोग जरा समझते हैं हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के बारे में कि किस तरीके से इसे असैसिनेट किया गया और इसके पीछे इंडिया का नाम क्यों लगाया जा रहा है कि इस असैसिनेशन के पीछे इंडिया एज अ मास्टरमाइंड है। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2022 में, जब कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने हरदीप सिंह निज्जर को वार्न भी किया था कि उसके जान को खतरा है और जितना ज़्यादा हो सके वो अपने घर पे ही टाइम बिताए। लेकिन उनके इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए हरदीप सिंह निज्जर खुलेआम सड़क पर घूमा करता था। लेकिन फाइनली जब हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब उसके बेटे ने इन्वेस्टिगेशन दौरान के बताया कि हरदीप सिंह निज्जर का जस्ट 2 दिन बाद एक और मीटिंग थी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ, लेकिन कोइंसिडेंसली जस्ट 2 दिन पहले ही हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इवेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि 18 जून 2023 को सुबह के टाइम पे हरदीप सिंह निज्जर जब अपने गुरुद्वारा गया था, तो वहाँ पे 1 घंटा पहले ही 2 लोग मौजूद थे जिनके पास वेपन्स थे और उन्होंने टारगेट किया हुआ था हरदीप सिंह निज्जर को। हरदीप सिंह निज्जर जब सारे के सारे काम करके गुरुद्वारा से बाहर आ रहा था, तब उन लोगों ने उसके ऊपर एम लिया और उसे 34 गोलियां मारकर उसकी जान वहीं पर ले ली। हरदीप सिंह निज्जर अपने एक ट्रक में ट्रैवल कर रहा था जो कि एक डोज रैम ट्रक था। कैनेडियन पुलिस को 8:30 को खबर मिलती है कि गुरुद्वारा के बाहर कुछ फायरिंग हुई है, तो कैनेडियन पुलिस वहां जल्द से जल्द पहुंचती है और उन्हें हरदीप सिंह निज्जर की वहां पे लाश मिलती है। उसके बाद जब कैनेडियन पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर जो लोग थे वो लगातार कुछ दिनों से हरदीप सिंह निज्जर के एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए थे और लगभग 1 घंटा पहले ही वो आके वहाँ पे मौजूद थे और हरदीप सिंह निज्जर का वेट कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी लगभग 34 गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मतलब कि उसे छोड़ने का कोई चांस ही नहीं था। इतनी गोलियाँ मार दी कि मरना तो पक्का ही था, मतलब कि एक पूरी इंटेंशन से मारा गया है कि इसकी जान ही लेनी है। ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन के अपडेट्स को मेंशन किया है। उन्होंने बताया है कि गोली मारने वाले लोग टोयोटा की एक 2008 की मॉडल के कार में थे। उन्होंने ये भी बताया है कि 2 लोग नहीं थे बल्कि 6 लोग और 2 गाड़ियां थी जो कि इस पूरे असैसिनेशन में इन्वॉल्व थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी मेंशन किया है कि कैनेडियन पुलिस बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन ले रही थी इस पूरे असैसिनेशन के दौरान। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं कि इस असैसिनेशन के पीछे इंडिया का नाम क्यों उछाला जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हरप्रीत सिंह निज्जर एक बहुत ही बड़ा हेडेक था इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन गवर्नमेंट शायद कर भी सकती है ये सब चीज़ें। अब ये सिर्फ एक एलिगेशन है जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हमारे इंडिया के ऊपर लगाया है। इस एलिगेशंस को लगाने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर को कनाडा से बाहर निकाल दिया, जिसके रिस्पांस में हमारे इंडिया ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को 4 दिन के अंदर इंडियन के लैंड सॉइल से निकालकर कनाडा भेजने की तैयारी कर दी। इस सब के बीच में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी रोक दिया गया है। अब जस्टिन ट्रूडो तो ये मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का साफ हाथ है इस असैसिनेशन में, लेकिन हम लोग जरा ये भी सोचिए कि ऐसा कर भी सकती है क्या इंडियन गवर्नमेंट? क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ऐसा एक्सपीरियंस है? जी हाँ है। जिस तरह हम लोग ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस तरीके से ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल भी ऐसी सेम चीज़ कर चुकी है जब उन्होंने अपने एथलीट्स के मरने का बदला लिया था।
अमेरिका भी सेम चीज़ कर चुकी है जब उसने ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो ऐसी हर कंट्री कर सकती है, हर कंट्री के पास ये पावर होती है कि वो अपने इंटेलिजेंस की मदद लेकर किसी भी इंसान को कभी भी कहीं भी मरवा सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये करने में कैपेबल तो है, लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिन ट्रूडो के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है जो कि वो प्रेजेंट कर सके अपने इतने सारे कंट्रीज के सामने, यूएन के सामने, कि इंडिया ने सचमुच किया है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो गाली खा रहे हैं बिना बात की? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद उनको इंडिया भी गाली दे रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा एक्शन लिया क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बनी है, बल्कि वो गवर्नमेंट बनी है एक सपोर्ट की मदद से। और जिस पार्टी ने उन्हें ये सपोर्ट दिया है उसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि एक प्योर खालिस्तानी है, जो कि एक खालिस्तान की डिमांड करते हैं खुलेआम। ये उन लोगों में से हैं जो कि इस चीज़ में तक मानने से मना कर रहे थे कि तलविंदर सिंह परमार बाबर खालसा इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, और उन्होंने ये तक मानने के लिए मना कर दिया था कि तलविंदर सिंह परमार ने 1985 के कनिष्का बॉम्ब ब्लास्ट में उनका कुछ हाथ था। मतलब कि काफ़ी टाइम तक जगमीत सिंह ने तलविंदर सिंह परमार को भी सपोर्ट किया था। तो इसी से आप सोच सकते हो कि जगमीत सिंह की क्या मेंटालिटी रहेगी। और फाइनली इनके इस सपोर्ट की वजह से जस्टिन ट्रूडो को इनकी सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं। ये जस्टिन ट्रूडो खुद से नहीं बोलना चाह रहे, बल्कि इनके प्रेशर पर आकर जस्टिन ट्रूडो को ये सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो इनके इशारे पे नहीं नाचेंगे तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर ये साइड हो जाएंगे, जिससे जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो सीधे कोलैप्स कर जाएगी। इन सारे रीजंस की वजह से जस्टिन ट्रूडो ये सारी बातें बोल रहे हैं जो कि आपके सामने खुलकर आ रही हैं। मतलब कि कंधा जस्टिन ट्रूडो का है, लेकिन जो वार हो रहा है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। मतलब कि ये चीज़ अब आपको पूरी की पूरी पिक्चर साफ हो चुकी होगी कि मेन कहानी क्या है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई हो, अगर आपको कुछ अच्छा जानने को मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।